नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप शर्मा प्रदीप स्टॉक स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि आईपीओ की प्रोसेस क्या होती है। उसी कड़ी को आज आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं कि एक इन्वेस्टर आईपीओ में किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकता है। उसके पहले ये जानना जरूरी है कि जब भी कोई कंपनी आईपीओ लेकर के आती है, उसका आईपीओ लाने का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, कोई भी कंपनी अपना जब बिजनेस बढ़ाना चाहती है या अपने कर्ज को ख़त्म करना चाहती है तो उसको पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो वो पैसा वो या तो बैंक से लोन लेके करेंगे या खुद के पास से करेंगे, नहीं तो वो पब्लिक से पैसा लेकर अपने कंपनी को आगे ग्रोथ दे सकते हैं। तो अब पब्लिक से पैसा लेने के लिए वो क्या करते हैं, आईपीओ लेके आते हैं। आईपीओ की पूरी प्रोसेस हमने पिछले वीडियो में समझी थी। अब हम ये समझते हैं कि एक आम आदमी, एक आम इन्वेस्टर अगर आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसकी क्या प्रोसेस रहेगी। दोस्तों, जब भी कोई कंपनी आईपीओ लेकर आती है तो वो 3 कैटेगरीज के लिए अलग अलग कैटेगरीज बना के रखती है और उनके लिए अलग अलग रिजर्वेशन रखती है। तो पहले वो समझते हैं। पहली कैटेगरी होती है रिटेल इन्वेस्टर्स की। रिटेल इन्वेस्टर मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन जो कि भारत में रहने वाला हो या फिर भारत से बाहर रहने वाला हो या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUFs, ये इंडिविजुअल की कैटेगरी में आते हैं और रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हैं। रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी के लिए जो आईपीओ में रिजर्वेशन होता है वो होता है 35%, मतलब कि पूरे आईपीओ का 35% एक रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी में लगाया जा सकता है। और रिटेल इन्वेस्टर के लिए जो इन्वेस्टमेंट की मैक्सिमम जो लिमिट होती है वो होती है 2 लाख। मतलब कि आईपीओ में अगर आपको इन्वेस्ट करना है एज ए रिटेल इन्वेस्टर तो आप अधिकतम 2 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट लगा सकते हैं। और अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट वही होगा जो आईपीओ के लॉट साइज का इन्वेस्टमेंट होगा। दोस्तों, आईपीओ में जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक शेयर में नहीं होता है, कंपनी एक लॉट साइज बना के देती है। उस लॉट साइज का एक वैल्यू होता है 14,500 से 15,000 के बीच में। तो हमको कम से कम एक लॉट में इन्वेस्टमेंट तो करना ही रहता है। इसका मतलब ये हो गया कि एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो 14,500 से 15,000 का उसको लगाना ही है और मैक्सिमम हो गया उसका 2 लाख रुपए का। आईपीओ में जो दूसरी कैटेगरी इन्वेस्टमेंट करती है वो कैटेगरी होती है नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स या फिर उसको बोल सकते हैं HNI इन्वेस्टर्स। जो भी इन्वेस्टर 2 लाख रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट लगाना चाहता है वो नॉन रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी में आता है। इस कैटेगरी में सोसाइटी, ट्रस्ट और भी ऐसे लोग जो 2 लाख रुपए से ऊपर का इन्वेस्टमेंट लगाना चाहते हैं वो आ सकते हैं। एक नॉन रिटेल इन्वेस्टर के लिए आईपीओ 15% तक के लिए रिजर्व रहता है। मतलब पूरे आईपीओ में से 15% तक का रिजर्वेशन नॉन रिटेल इन्वेस्टर के लिए होता है। जो सबसे लास्ट की कैटेगरी होती है वो होती है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की। दोस्तों, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का मतलब होता है म्यूचुअल फंड कंपनियां, कमर्शियल बैंक्स और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। ये जब भी लगाते हैं आईपीओ में बल्क में पैसा लगाते हैं तो इनकी कैटेगरी को बोलते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इनके लिए पूरे आईपीओ की 50% की कैपेसिटी रिजर्व होती है। मतलब जितना भी बड़ा आईपीओ आ रहा है उसका आधा QIPs के लिए रिजर्व रख दिया जाता है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आईपीओ में बड़ा इन्वेस्टमेंट लगाते हैं। ये HNI का जो कैटेगरी होता है उसमें तो 2 से 5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट लेंगे। अगर 5 लाख से अगर ऊपर का आपको आईपीओ में इन्वेस्टमेंट लगाना है तो वो QIP कैटेगरी में ही लगता है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ही लगा सकते हैं। इसकी मैक्सिमम लिमिट नहीं होती है। यहाँ पर वो कितने ही इन्वेस्टमेंट के लिए एलिजिबल रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक इन्वेस्टर को आईपीओ में प्रोसेस में एप्लीकेशन वगैरह किस तरह से लगा पाएगा और वो किस तरह से आईपीओ ले पाएगा। दोस्तों, जब भी आईपीओ आता है तो जब एप्लीकेशन लगाने का टाइम होता है वो 3 से 5 दिनों के लिए खुला होता है। जो मैक्सिमम उसकी अवधि 10 दिन भी हो सकती है, लेकिन वो बुक बिल्डिंग के केस में होती है। अगर बुक बिल्डिंग वाला सिनारियो नहीं है, एक फिक्स्ड प्राइस वाला आईपीओ आया है तो वो 3 से 5 दिन के लिए ओपन होता है। अभी मैक्सिमम जो भी आईपीओज आ रहे हैं वो 3 दिनों के लिए एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते हैं आईपीओ में लगाने के लिए। तो वो 3 दिनों में
एक इन्वेस्टर आईपीओ में एप्लीकेशन दो तरीके से लगा सकता है, या तो ऑफलाइन मोड में या ऑनलाइन मोड में। ऑफलाइन मोड में उसे क्या करना होता है, अजबा की वेबसाइट पे जाकर अजबा का फॉर्म वो डाउनलोड करके फिलअप करके अपने ब्रोकर को उस आईपीओ लगाने के लिए डॉक्यूमेंट दे सकता है। और जो दूसरा तरीका है ऑनलाइन, वो बहुत ही सिंपल है। उसमें आप किसी भी अपने बैंक की नेट बैंकिंग में जाकर आईपीओ लगा सकते हैं। आप अपने ब्रोकर के मोबाइल ऐप में जाकर आईपीओ लगा सकते हैं। और दोस्तों आजकल पेटीएम और फ़ोनपे जैसे ऐप्स वगैरह पे भी जाकर भी, जो कि यूपीआई ऐप्स होते हैं, उन पे भी आप आईपीओ लगा सकते हैं। जिस दिन हम आईपीओ लगाते हैं, एप्लीकेशन लगाते हैं, उस दिन हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। आईपीओ लगाने के लिए सबसे पहले तो डीमेट अकाउंट चाहिए, आपका डीमेट अकाउंट नंबर लगता है उसमें। उसके बाद आईपीओ में आपसे ये पूछा जाता है कि आपकी डिपॉजिटरी कौन सी है, एनएसडीएल है कि सीडीएसएल है, वो आपको फिलअप करना पड़ता है। आपका पैन कार्ड नंबर लगेगा। उसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो लगता है आपका यूपीआई आईडी। आपका बैंकिंग का यूपीआई आईडी से ही आजकल आईपीओ लगाया जा सकता है। बिना यूपीआई आईडी के आईपीओ नहीं लगता है, क्योंकि जब भी हम आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो सीधे हमारे बैंक से इन्वेस्ट होता है, और बैंक से फंड लाने के लिए उस फंड को ब्लॉक करने के लिए यूपीआई आईडी ज़रूरी होती है। जब आप ये सारी चीज़ें फिलअप करके अपना आईपीओ लगाते हैं, तो दोस्तों आईपीओ लगाने का जो टाइमिंग होता है, आईपीओ एप्लीकेशन वाले दिन सुबह 10 से शाम की 5 बजे तक होता है, और लास्ट वाले दिन ऑनलाइन आईपीओ आप केवल 2 बजे तक ही लगा सकते हैं। तो जब आईपीओ लगाते हैं तो आईपीओ लगाने के बाद 1 से 1.5 घंटे में आपके पास एक जो भी आपने यूपीआई आईडी दिया है, उस यूपीआई ऐप पर एक मैंडेट आता है। अगर आपने आपके मोबाइल बैंकिंग का यूपीआई बनाया है, तो आपके उस बैंकिंग के ऐप पे आपको मैंडेट मतलब कि आपको एक सूचना आती है कि आपने एक आईपीओ लगाया है। अगर आप अपना फंड इतना ब्लॉक करना चाहते हैं तो एक्सेप्ट कर दीजिए। तो आपको उस मैंडेट को एक्सेप्ट करना रहता है। पहले ये मैंडेट लास्ट दिन के रात तक ओपन रहता था, लेकिन अभी ये मैंडेट आखिरी एप्लीकेशन का जो दिन होता है उसके 5 बजे के पहले हमें एक्सेप्ट करना रहता है। इसीलिए उस दिन जो लास्ट दिन होता है, उस दिन ऑनलाइन एप्लीकेशन लगाने का टाइम 2 बजे तक का रखा जाता है। तो ये आप अपने यूपीआई ऐप में आपको मैंडेट मिल जाएगा। जो भी आपने यूपीआई आईडी दे रखी है, उस ऐप से आप मैंडेट एक्सेप्ट कर सकते हैं। मैंडेट एक्सेप्ट करने के बाद अब आपका ये काम होता है कि अलॉटमेंट की प्रोसेस का वेट करें। 1 दिन के बाद अलॉटमेंट की प्रोसेस होती है। अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो गया है, मतलब कि जितने एप्लीकेशन उनको लेने थे उससे ज़्यादा एप्लीकेशन उन लोगों के पास आ गए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को अलॉटमेंट मिल ही जाए। तो उसमें लॉटरी सिस्टम से अलॉटमेंट निकाला जाता है। उसके बाद आपको अगर अलॉटमेंट आया है तो आपको मैसेज द्वारा पता चल जाएगा। और दूसरा, जब भी अलॉटमेंट आता है तो आपके बैंक से उस वक्त, क्योंकि पहले तो आपने केवल एक उनकी रिक्वेस्ट ली थी कि हम अगर आईपीओ अलॉटमेंट हमें आता है तो हमारा फंड आप यहाँ से डेबिट कर दीजिएगा, और मैंडेट में आपने स्वीकृति दी थी। अगर आपको अलॉटमेंट आ गया है तो अब आपके बैंक से पैसा वहाँ से डेबिट हो जाएगा, आईपीओ में आपने जितना लगाया है उतना। आईपीओ अलॉटमेंट के बाद अगली प्रोसेस होती है कि जिन लोगों को आईपीओ नहीं आया है उन लोगों को वो पैसा रिफंड कर देना। तो जिन लोगों को आईपीओ नहीं आया है उसका पैसा उनको रिफंड कर दिया जाता है। पैसा रिफंड करने के बाद जो आईपीओ की अगली प्रोसेस रहेगी, वो जिनको अलॉटमेंट आ गया है उनके अकाउंट में शेयर्स को क्रेडिट कर देना, उनके डीमेट अकाउंट्स में। आपने जो डीमेट अकाउंट नंबर दिया था उसी डीमेट अकाउंट में आपके शेयर्स क्रेडिट कर दिए जाएंगे। अगर आपने नेट बैंकिंग के थ्रू या किसी यूपीआई ऐप के थ्रू लगाया है तो आपको डीमेट अकाउंट नंबर लगता ही है। अगर आपने आपके ब्रोकर के ऐप से लगाया है जहाँ पे आपका डीमेट अकाउंट है, तो वहाँ आपको वो ऑटोमेटिक डीमेट अकाउंट ले लेता है, तो आपको उसी अकाउंट में आपके शेयर्स क्रेडिट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आईपीओ लगाने के बाद अगर आपको अलॉटमेंट आ गया है तो आपके शेयर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। अकाउंट में क्रेडिट होने के बाद की जो प्रोसेस होती है वो सेकेंडरी मार्केट में आईपीओ की लिस्टिंग होती है। सेकेंडरी मार्केट मतलब स्टॉक एक्सचेंजेस, हमारे एनएससी और बीएससी, यहाँ पर आईपीओ को लिस्ट किया जाता है। जिस दिन आईपीओ की लिस्टिंग होती है, आप उस दिन प्री ओपन में तो वो आपको 9 बजे से 9:45 तक का
ट्रेड लगाया जा सकता है। और जो ट्रेडिंग चालू होती है लिस्टिंग वाले दिन आपके पर्टिकुलर शेयर में, वो 10 बजे चालू होती है। तो उस दिन अगर आप बेचना चाहते हैं, अगर आपका IPO ओवर सब्सक्राइब हुआ है, तो हो सकता है कि आपने जिस प्राइस पे IPO लिया है उससे कई ज़्यादा ऊपर खुले तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आप बेचना नहीं चाहते हैं तो आप उसे रख सकते हैं। अगर आप और को शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो सेकेंडरी मार्केट से खरीद सकते हैं। सेकेंडरी मार्केट मतलब आप कभी भी वहाँ से शेयर की खरीदी बेची कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो पूरी आपकी प्रोसेस हो गई IPO में एप्लीकेशन लगाने से लेकर लिस्टिंग वाले दिन तक निकालने के लिए। ये पूरी प्रोसेस के थ्रू आप IPO में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। IPO में इन्वेस्ट करना अच्छा होता है, लेकिन उसके पहले आप कंपनी के बारे में पूरी जानकारी एकत्रित कर लीजिए। कंपनी का जो प्रोस्पेक्टस वो जारी करते हैं IPO लाते वक्त, उस प्रोस्पेक्टस को समझ लीजिए कि कंपनी किस पर्पज़ से मार्केट से पैसा उठा रही है, कंपनी का आगे का बिजनेस क्या रहेगा, कंपनी का फ्यूचर क्या रहेगा, क्या कंपनी प्रॉफिटेबल रहेगी। ये सारी चीज़ें समझ के आप IPO में पैसा लगाइए तो डेफिनेटली आपको IPO का इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट ही दे करके जाएगा। पिछले 1-1.5 साल में कई सारे IPO आए हैं जिसने लोगों को अच्छा रिटर्न दिया है। जैसे कि हमारा SBI कार्ड ले लीजिए आप, अगर वो लॉन्ग टर्म में रखा होता तो अभी तक काफ़ी लोगों को पैसा दिया है। आपका IRCTC देख लीजिए, नायका का IPO देख लीजिए, लोगों को अच्छा प्रॉफिट दे के गए हैं। इसलिए IPO में इन्वेस्टमेंट करने के पहले प्रॉपर आप रिसर्च कर लें, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से सलाह ले लें और पूरा एक बेस बनाकर ही IPO में पैसा लगाएं। अगले वीडियो में आपको बिल्कुल मैं नई जानकारी देने वाला हूं ताकि आपको मार्केट के बारे में और चीज़ें पता चल सके। आपने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा वीडियो सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। आप शेयर करेंगे तो कई और लोगों को सीखने का मौका मिलेगा और मुझे नए नए जानकारी आपको देने के लिए मोटिवेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। जय हिंद।